welcome to Serious Economics. Today we are going to discuss about block 11 which is infrastructure development. Okay, so इस ब्लॉक में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. So let's begin the class. देखो, अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है रोड और हाईवेज. ठीक है. सो इंडिया की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर गैप थी. मतलब फैक्ट्रीज बन रही थी, प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाने में बहुत टाइम और पैसा लगता था. इसलिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है. और यही इस ब्लॉक का थीम भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है हैज बीन इंडियाज बिगेस्ट ग्रोथ कंस्ट्रेंट. इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोथ में कंस्ट्रेंट जो है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप. और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर रही है हैविली ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एट 3.4% ऑफ जीडीपी, हाईएस्ट एवर. मींस कि गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर रही है हैविली किस पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके. और वो कितना कर रही है? तो जीडीपी के 3.4% जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट का हाईएस्ट एवर एक्सपेंडिचर है ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. चलो अब देखते हैं रोड एंड रेलवेज के बारे में. तो रोड एंड हाईवेज के बारे में, तो इसमें कोर आइडिया में ये बता रहा है कि नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है एक्सपेंड कर दिया गया है 91,000 किलोमीटर जो 2014 में था, उसको 1,46,000 किलोमीटर तक 2024 में. मींस कि नेशनल हाईवे एक्सपेंशन पे ये बात कह रहा है कि सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना है इसमें कि 2014 में नेशनल हाईवेज जो थे वो 91,000 किलोमीटर तक फैले हुए थे. ठीक है. लेकिन 2024 आते आते जो है नेशनल हाईवेज 1,46,000 किलोमीटर तक बना दिए गए हैं. मतलब सिर्फ 10 साल में लगभग 55,000 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है. और ये बताता है कि इंडिया ने रोड कनेक्टिविटी को कितनी प्रायोरिटी दे रखी है. ठीक. कंस्ट्रक्शन की स्पीड की बात करें. ठीक है. अभी हमने नेशनल हाईवेज के बारे में डिस्कशन किया है, अब हम कंस्ट्रक्शन की स्पीड देखते हैं. तो पहले जो हाईवेज हैं वो धीरे धीरे बनते थे. ठीक है. लेकिन अब जो फाइनेंशियल ईयर 24 है उसमें जो टारगेट है, अब फाइनेंशियल ईयर 24 में 10,457 किलोमीटर जो है हाईवे कंस्ट्रक्ट हुए हैं. ठीक है. 10,457 किलोमीटर जो है वो हाईवेज फाइनेंशियल ईयर 24 में कंस्ट्रक्ट हुए हैं. और गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि इसे बढ़ाकर कितना करना है? 12,000 to 13,000 किलोमीटर पर ईयर. मतलब 12,000 से 13,000 किलोमीटर हर साल बनाने का टारगेट है. कंस्ट्रक्शन की स्पीड का टारगेट है रोड एंड हाईवेज के लिए. ठीक है. इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी जो है, इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड भी जो गवर्नमेंट की है वो इम्प्रूव हुई है. ठीक है. इसके बाद डिस्कस करते हैं रोड एंड हाईवे. जब हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने नेशनल हाईवे के बारे में डिस्कस किया, सबसे इंपॉर्टेंट. रोड में अगर हम रोड एंड हाईवे पढ़ेंगे तो नेशनल हाईवे डिस्कस किया. अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं, NHAI. ठीक है. तो ये इंडिया की हाईवेज बनाने और मेंटेन करने वाली मेन एजेंसी है. अगर कोई बड़ा एक्सप्रेसवे या हाईवे प्रोजेक्ट होता है तो उसको एग्जीक्यूशन मोस्टली NHAI करती है. ठीक है. ओके. की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो की प्रोजेक्ट्स में जो NHI है वो भारतमाला फेज 1 इन्होंने मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भारतमाला फेज 1, जो कि 34,800 किलोमीटर ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर है. मतलब 34,800 किलोमीटर तक जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो बनाया गया. ठीक है. इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो 34,800 किलोमीटर है, ये जो बन रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है रोडों का, इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है. ठीक है. और इंडस्ट्रियल एरियाज को पोर्ट से कनेक्ट करना है. इस किलोमीटर जो हाईवे बन रही हैं इसमें क्या करना है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है. दूसरा, इंडस्ट्रियल एरियाज को पोर्ट से कनेक्ट करना है, रिंग रोड को बनाना है और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर देना है. ठीक है. ओवरऑल सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि भारतमाला प्रोजेक्ट से क्या हुआ कि फैक्ट्री से माल जो है जल्दी और सस्ता पोर्ट तक पहुंचा सके, इसकी व्यवस्था की गई. ठीक है. तो ये जो था भारतमाला फेज 1 जो है लार्जेस्ट हाईवे प्रोग्राम एवर है. ठीक है. याद रखना, अगर पूछ दे कि लार्जेस्ट हाईवे प्रोग्राम कौन सा अब तक में था, तो भारतमाला फेज 1 जो. ठीक है. अच्छा, आए दिन हम लोग न्यूज में सुनते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे. ठीक है. बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में. ठीक है. जिसकी लेंथ कितनी है? 1380 किलोमीटर, 1380 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है. और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है. ठीक है. और
इससे जो है दिल्ली और मुंबई के बीच जो है ट्रेवलिंग टाइम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों ही कम होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, अच्छा अटल सेतु की चर्चा भी हमने बहुत सुनी थी। ठीक है, तो अटल सेतु क्या है, तो मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक है अटल सेतु। ठीक है, लॉन्ग सी ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है अटल सेतु, और ये मुंबई और नवी मुंबई को क्या करता है, कनेक्ट करता है और ट्रैफिक कंजेशन को कम करता है। ठीक है, अटल सेतु। तो याद रखना, अब तक हमने क्या अपने हाईवेज, रोड एंड हाईवेज में पढ़ा कि स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है। 2014 से 2024 में हमने मतलब 91,000 किलोमीटर से बढ़ के 1,46,000 किलोमीटर तक एक्सपेंशन किया है रोड हाईवे, नेशनल हाईवेज का। एंड इसको डील कौन करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसमें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अगर हम बात करें, लार्जेस्ट हाईवे प्रोग्राम जो है वो भारतमाला फेज 1 है। एंड लॉन्गेस्ट जो है इंडिया का एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कौन सी है इंडिया की, तो अटल सेतु है, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सप्रेसवेज की, ठीक, अभी हमने नेशनल हाईवेज की इंपॉर्टेंट बात की। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाईवेज की। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेसवेज के बारे में। तो इंडिया ने बहुत नए नए एक्सप्रेसवे बनाए हैं, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुआ, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हुआ। ठीक है, तो ये वेरियस जो इंडिया ने एक्सप्रेसवे रिसेंट में बनाए हैं। ठीक है, और एक्सप्रेसवे का पर्पस क्या है, तो एक्सप्रेसवे का पर्पस ये है कि ये हाई स्पीड ट्रेवल दें, फ्यूल सेव करें, टाइम सेव करें और बेटर लॉजिस्टिक सपोर्ट दें। ठीक है, और ये मल्टीपल 6 to 8 लेन की एक्सप्रेसवे जो है, ये सब जो भी एक्सप्रेसवे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब मल्टीपल 6 to 8 लेन एक्सप्रेसवे हैं, यमुना, पूर्वांचल, ईस्टर्न एंड बुंदेलखंड। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं रूरल रोड के बारे में, रूरल रोड्स के बारे में। इसमें आता है पीएम ग्राम सड़क योजना, PMGSY। ठीक है, तो पीएम ग्राम सड़क योजना क्या है, कनेक्टिंग हैबिटेशन ऑफ 500 प्लस पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब ये रूरल रोड के लिए स्कीम है। इसका एम है कि विलेज को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करना। 2000 से लगभग 8 लाख किलोमीटर रूरल रोड जो है वो बन चुकी हैं अब तक। ठीक है, जो 2000 थी वो अब क्या हो गई हैं, अब जो 2000 में जितनी रोड थी अब तक क्या हो गई हैं, 8 लाख किलोमीटर तक रूरल रोड जो है वो बन चुकी हैं। इससे जो है फार्मर को मार्केट मिलता है, बच्चे जो है स्कूल जा पाते हैं और एम्बुलेंस और हॉस्पिटल्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, पीएम ग्राम सड़क योजना से। अब हम बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCs की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCs ये क्या है, तो देखो ये पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए ही होती हैं। ठीक है, जिसे हम मतलब यूपी की लैंग्वेज में कहें तो मालगाड़ी जो जाती हैं उनके लिए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं होती है, सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए होती है। ठीक है, तो दो मेजर कॉरिडोर है, एक तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, और दूसरा जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, तो वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो रेवाड़ी से JNPT तक है, एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो लुधियाना टू दनकुनी तक है। ठीक है, और ये ऑपरेशनल है दोनों ही फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, जो जिससे कि जिसमें गुड्स वाली जो ट्रेन होती है जो गुड्स को इधर उधर करती हैं, उन यहाँ पे पैसेंजर के लिए नहीं होता है ये कॉरिडोर। ठीक है, और पहले गुड्स की ट्रेन की स्पीड जो थी वो लगभग कितनी थी, 25 किलोमीटर पर आवर थी, पर अब कितनी हो गई है, 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इनके लिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया गया, जहां से पैसेंजर जो आ रही है ट्रेनें उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, डिलीवरी फास्ट होती है और एक्सपोर्ट जो है वो क्या होते हैं, कम्पिटिटिव बनते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो रोड एंड और हाईवेज जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मल्टीप्लायर करते हैं। अच्छी रोड से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव होता है और अल्टीमेटली जो होता है GDP ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन माना जाता है। ठीक है, और 2014 से 2024 तक नेशनल हाईवेज नेटवर्क 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो गए हैं। भारतमाला, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अटल सेतु, PM ग्राम सड़क योजना और डेडिकेटेड फ्रेट
कॉरिडोर ने क्या किया है, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया है और लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया है और इंडियन इकोनॉमी की कम्पिटिटिवनेस को क्या किया है, स्ट्रेंथन किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने ब्लॉक 11 में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने पहला डिस्कशन किया रोड एंड हाईवेज के बारे में, दूसरा अब हम डिस्कशन करेंगे रेलवे, पावर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्लॉक 12 आएगा जो कि सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि इससे जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दो या पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर दो तो वन लाइनर में आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो हमेशा ही आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोल देगा क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि आप जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 20 मार्क्स में लिखना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही सारी पॉइंट्स आप डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, रेलवे, पावर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें। ठीक है, तो देखो, अगर जो रोड है, अगर रोड्स इकोनॉमी की आर्टरीज हैं तो कह सकते हो रेलवे उसकी लाइफलाइन है। अगर बिजली और इंटरनेट ना हो तो मॉडर्न इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है। इसीलिए रेलवेज, पावर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। ठीक है, याद रखना, इसी तरह लिखना है, ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। क्यों? इसी तरह आप ये लाइन डाल भी सकते हो अपने आंसर सीट में कि अगर रोड्स इकोनॉमी की आर्टरीज हैं तो रेलवे उसकी लाइफलाइन है और अगर बिजली और इंटरनेट ना हो तो मॉडर्न इकोनॉमी भी नहीं चल सकती है। और इसीलिए रेलवे, पावर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट पिलर है। ठीक, अब बात करते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। ओके, इंडियन रेलवे, सबने कभी ना कभी इंडियन रेलवे में सफर किया होगा तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है और यही खूबसूरती है हमारी इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, जो हमें इंडियन इकोनॉमी से ही नहीं, इंडियन इकोनॉमी में उसकी पॉलिटी भी समझा देती है, उसकी ज्योग्राफी भी समझा देती है, उसके इम्पोर्टेंस भी समझा देती है। चलो तो फिर इंडियन रेलवेज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले रेलवेज की बात करते हैं। तो इंडियन रेलवे जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट, याद रखना, इंडिया का जो रेलवे है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, कितना रूट का लेंथ है, तो 68,000 किलोमीटर जो है रूट का लेंथ है इंडियन रेलवे का और हर साल लगभग जो है 8 बिलियन पैसेंजर्स, कितने हैं, 8 बिलियन पर ईयर, हर साल लगभग 8 बिलियन पैसेंजर जो है इस रेलवे से ट्रेवल कर रहे हैं। फ्रेट की बात करें, फ्रेट मतलब गुड मतलब सामान की आवाजाही। ठीक है, तो फ्रेट जो गुड ट्रांसपोर्ट है वो कितना हो रहा है हर साल, तो फाइनेंशियल ईयर 24 के मुताबिक जो है वो 1.6 बिलियन टन जो है रेलवे के थ्रू गुड्स जो है मतलब आवाजाही उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। ठीक है, और टारगेट कितना है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि उसे 3 बिलियन तक पहुंचा देना है 2030 तक, जो कि हमारे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इंडियन रेलवे से कितना हो, 3 बिलियन। कितने कौन से, ये देखो फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक चीजें पूछती है। अभी तो आपका जो है 1.6 बिलियन आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रेलवे से, लेकिन पूछ सकता है कि 2030 तक का हमारा टारगेट क्या है, तो 3 बिलियन है। ठीक है, या पूछ सकता है ये कि 3 बिलियन टारगेट कब तक अचीव करना है, तो 2030 तक। ठीक है, अच्छा देखो, रेलवे सिर्फ पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है बल्कि कोल, सीमेंट, फूड, ग्रेन्स और इंडस्ट्रियल गुड को भी इफिशिएंटली मूव कराती है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, तो पहले जो ट्रेन थी वो डीजल से चलती थी। अब इंडिया ने क्या किया है, 97% से ज्यादा रेलवे रूट्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है और टारगेट क्या है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का। ठीक है, 97+% जो रूट है वो इलेक्ट्रिफाइड हो गई हैं, टारगेट अचीव करना है 100% का। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या है, तो डीजल का इंपोर्ट कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी जो है वो कम होगी और स्पीड और इफिशियंसी क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इंडिया की इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसका स्पीड कितना है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का 160 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का वंदे भारत की जो है हाई स्पीड है। ठीक है, स्पीड कितनी है, 160 किलोमीटर पर आवर और 100+ ट्रेन जो है सेट्स डिप्लॉय हो चुके हैं इस सेमी हाई स्पीड के कैटेगरी में। ठीक है, 100+ सेट जो है वंदे भारत के डिप्लॉयड हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, ये मेक इन इंडिया का भी एग्जाम्पल है और पैसेंजर कंफर्ट भी इंप्रूव करता है वंदे भारत। ठीक, अच्छा बुलेट ट्रेन के बारे में बात करें, बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड
रेल जो है 508 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन अब जो है वो अभी राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रही हूँ अब तक ये चीज जो है फाइनलाइज हो गई है। अब ये बुलेट ट्रेन रन होने लगी है, ठीक है। अब बात करें तो मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेल थी। इसकी लेंथ 500 मैंने स्पीड बोला, इसकी लेंथ जो है 508 किलोमीटर है, ठीक है। और जापान की सिंगसेन टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही है, ठीक है। और ये जापान फंडेड ही बुलेट ट्रेन है, सिंगसेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और जापान फंडेड ही है। टारगेट इसका कंप्लीट का 2027 से 28 है। और ये इंडिया की जो पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, शायद अभी कंप्लीट हो चुकी है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट कंप्लीशन जो है इसका 2027-28 है, पर मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने अभी फिलहाल ही न्यूज देखा था कि शायद ये ट्रेन कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्लियर कर देना, ठीक है। अगर हम बात करें कवच सिस्टम की, कवच कवच जो सिस्टम है, कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, ठीक है। क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। देखो ये कवच की जो है ना, मुझे याद है जब ये पहली बार अनाउंस हुआ था, कोई ट्रेन की दुर्घटना हुई थी, उसके बाद ही ये रिवोल्यूशनरी कदम लिया गया था, कवच सिस्टम लाया गया था, ठीक है। तो अगर दो ट्रेन एक्सीडेंटली सेम ट्रैक पर आ जाए तो कवच जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लगा देता है और एक्सीडेंट को रोक देता है। मतलब रेलवे सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए ये किया गया, ठीक है। और ये कवच सिस्टम लाया गया। और ये जो कवच सिस्टम है, ये एक बहुत ही हैवी कोई ट्रेन दुर्घटना हुई थी, उसके बाद ही जो है रेलवे मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि वो कवच सिस्टम अब सभी ट्रेन में लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पावर सेक्टर की। पावर सेक्टर क्या है? तो पावर सेक्टर जो है, अब पावर सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी लगभग 950 गीगावाट है, जो कि 2024 तक के डाटा के अनुसार है, ठीक है। तो हमारा जो अब तक हमने 950 गीगावाट जो है वो पावर सेक्टर, मतलब हमारा इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है। और इसमें जो थर्मल कोल, मतलब थर्मल से जो पावर निकलता है वो अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ कैपेसिटी है। वही रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो 200 गीगावाट, मतलब 42% जितना इंस्टॉल्ड है कैपेसिटी का उसका है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, हम थर्मल से हम पावर जनरेट करते हैं, जो कि 55% है, ठीक है। अगर यूजीसी नेट की कोई प्रिपरेशन करता है तो जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है ये चीज पूछते हैं कि क्रोनोलॉजी में लगा दो कि आप बताओ कि जो थर्मल मतलब कौन सा हम सबसे ज्यादा, मतलब हमारा जो इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है, क्रोनोलॉजी में लगा दो कि हम सबसे ज्यादा किससे पावर जनरेट करते हैं, तो वो है थर्मल, ठीक है। थर्मल मतलब कोल से हम 55% जनरेट करते हैं। देन 42% हम अपने इंस्टॉल कैपेसिटी का किससे करते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी से। मतलब रिन्यूएबल मतलब जो कि सोलर हो गया, इन सारी एनर्जी से 200 गीगावाट मीन्स 42%, ठीक। देन हाइड्रो मतलब पानी से अप्रोक्सीमेटली 12% हम जो है एनर्जी जनरेट करते हैं। वही न्यूक्लियर से हम 7.5 गीगावाट, ठीक। और 100% विलेज जो है इलेक्ट्रिफिकेशन सौभाग्य स्कीम के थ्रू कंप्लीटेड इन 2019। अच्छा ठहर जाओ, पहले हम पावर कैपेसिटी को कंक्लूड करते हैं। तो देखो, पावर किसी भी इकोनॉमी का बेसिक इनपुट है। फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल, मेट्रो, डाटा सेंटर सब इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। उसमें जो है परसेंटेज है, जिसमें इन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी पर भी इंडिया का जो है रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस जो है बहुत ज्यादा है, और वो इंडिया जो है फोकस कर भी रहा है, ठीक है। करंट रिन्यूएबल कैपेसिटी हमारा 200 गीगावाट है। और देखो क्वेश्चन जो है इसी से आएगा, क्योंकि हमने जो है प्लेज लिया है वन सन वन वर्ल्ड, जो फ्रांस के साथ इंडिया मिलके, जिसमें हम चाहते हैं कि अफ्रीका जो भी, जहाँ पे भी सूरज जो है ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, जो भी कंट्रीज हैं जहाँ पे सनलाइट की जो है एबिलिटी अच्छी खासी है, वो कंट्रीज जो है सोलर पावर जनरेशन पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करे, और वो पावर जो है जनरेट कर रही है वो और भी कंट्रीज में ट्रांसफर कर सके, ठीक है। ऐसा जो है इंडिया ने प्लेस लिया है फ्रांस के साथ, ठीक है। तो इसी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक पेपर में, जिसमें टारगेट ये है कि हमें 500 गीगावाट अपना रिन्यूएबल एनर्जी से क्रिएट करना है बाय 2030, ठीक है। और ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का कमिटमेंट का पार्ट है हमारा। जो पेरिस, आप जब भी पेपर 1 दोगे यूजीसी नेट का, आप
यूजीसी नेट का कह लो या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का कह लो, जहां भी इन्वायरमेंट आता है या अपने इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेट कर लो, तो वहां पे आप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पढ़ते हो। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में एक और प्लेस जो था ये था कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें से ये इंडिया ने कहा है कि वो टारगेट करेगा 500 गीगावाट बाय 2030 अपना सोलर एनर्जी या अदर रिन्यूएबल एनर्जी से क्रिएट करने का, ठीक है। और इससे जो है कार्बन एमिशन कम होगी, ग्रीन ग्रोथ होगी और एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। अब सौभाग्य स्कीम के बारे में बात करें। सौभाग्य स्कीम जो है वो कंप्लीट हो गई थी 2019 में, ठीक है। तो कंप्लीट सौभाग्य स्कीम के थ्रू सभी विलेज को इलेक्ट्रीफाइड किया गया। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 99% तक पहुंच गई और मतलब इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेसिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है ऑल ओवर इंडिया, ठीक। सबसे ज्यादा विलेज पे फोकस था सौभाग्य स्कीम में, ठीक है। याद रखना सौभाग्य स्कीम विलेज से रिलेटेड है, विलेज के इलेक्ट्रिफिकेशन से। इसके बाद बात करें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अब इंडिया की देखो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हमने कर ली, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंडिया में लगभग 900 मिलियन 2024 के डाटा के अनुसार इंडिया में लगभग 900 बिलियन जो है इंटरनेट यूजर है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज इकोनॉमी डेवलपमेंट का नया इंजन बन चुका है, ठीक है। जिसमें हम भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत नेट का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसमें भारत नेट में क्या करना है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, भारत नेट एक रूरल ब्रॉडबैंड प्रोग्राम है जिसमें कनेक्ट करना है 2.5 लाख ग्राम पंचायत को, ठीक है। किससे? ऑप्टिकल फाइबर से, ठीक है। और इससे क्या होगा, अगर वाईफाई से जब 2.5 लाख ग्राम पंचायत ऐड हो जाएंगी तो उससे इजी क्या हो जाएगा, इससे ऑनलाइन एजुकेशन इजी हो जाएगा। टेलीमेडिसिन मतलब आप ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आप अपना कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको मतलब अचानक इमरजेंसी में जरूरत पड़ी, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग इंप्रूव होगा, ई गवर्नेंस इंप्रूव होगा और ये सारी चीजें जो शहरों में है वो क्या हो जाएंगी, गांव तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बात करें जैम ट्रिनिटी की। जैम ट्रिनिटी मतलब जन धन आधार मोबाइल, ठीक है। जैम ट्रिनिटी जन धन आधार मोबाइल, ये क्या है? जैम ट्रिनिटी का मतलब है जे से मतलब है जन धन, ठीक है। जे से मतलब है जन धन अकाउंट, ए से मतलब है आधार, एम से मतलब है मोबाइल। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का फाउंडेशन है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फाउंडेशन है। गवर्नमेंट जो है सब्सिडी सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में भेज देती है और इससे करप्शन कम होता है, लीकेज कम होता है और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो 5G रोल आउट के बारे में बात करें तो इंडिया के मेजर सिटीज में 5G सर्विस जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या है कि फास्टर इंटरनेट मिलेगा, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग, डिजिटल इकोनॉमी, इंडस्ट्री 4.0 ये सब क्या होगा, ये सब इम्प्रूव होगा ड्यू टू 5G रोल आउट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ओवरऑल, अगर हम इसको कंक्लूड करें रेलवे, पावर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के फाउंडेशन होते हैं ये तीनों ही पिलर, ठीक है। इफिशिएंट रेलवेज लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करती है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल इंक्लूजन और ई गवर्नेंस और इनोवेशन को बूस्ट करता है। इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का मल्टीप्लायर माना जाता है, ठीक है। और इंडिया का जो रेलवे है, इंडियन रेलवेज, वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है और रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है इसमें। वंदे भारत, बुलेट ट्रेन और कवच जैसे रिफॉर्म जो है इफिशियंसी और सेफ्टी को इम्प्रूव कर रहा है। पावर सेक्टर में 950 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी और 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और डिजिटल इंडिया, भारत नेट, जैम ट्रिनिटी और 5G रोल आउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहा है। ओके, थैंक यू।